इलेक्शन कमीशन को स्पीकर्स कौमी और सूबाई असम्बलियों की तरफ से लिखे जाने वाले खतूत का मामला चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत मखसूस नशिस्तों के हवाले से अहम मुशावरती इजलास। अहम खबर आपको दे रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को स्पीकर्स कौमी और सूबाई असम्बलियों की तरफ से लिखे जाने वाले खतूत का मामला चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत मखसूस नशिस्तों के हवाले से अहम मुशावरती इजलास हुआ। कानूनी टीम ने इलेक्शन एक्ट पर अमल करने की हतमी तजवीज़ दे दी। कानूनी टीम का कहना है कि पार्लियामेंट के मंजूर करदा कवानीन पर अमल दरामद हर इदारे पर लाजिम है। कानूनी टीम का कहना है कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट का हुक्म गैर मुअस्सर हो जाता है। तजवीज़ दी गई कानूनी टीम की तरफ से कि मखसूस नशिस्तों पर मुअत्तल अरकान की बहाली की जाए। कानूनी टीम ने मखसूस नशिस्तों पर मुअत्तल अरकान की बहाली की तजवीज़ दे दी। कमीशन का इजलास ताहाल जारी है। कमीशन तजावीज़ पर हतमी फैसला करेगा। इस जो कानूनी टीम है उसने तजवीज़ दी है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इस मुशावरती इजलास में कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट का हुक्म गैर मुअस्सर हो जाता है, लिहाजा मखसूस नशिस्तों पर मुअत्तल अरकान को बहाल किया जाए। आपको बताएं कि कमीशन का इजलास अभी जारी है और कमीशन तजावीज़ पर हतमी फैसला करेगा। इलेक्शन कमीशन को स्पीकर्स कौमी और सूबाई असम्बलियों की तरफ से जो खतूत लिखे गए थे इस मामले के ऊपर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत मखसूस नशिस्तों के हवाले से अहम मुशावरती इजलास हो रहा है। कानूनी टीम ने इलेक्शन एक्ट पर अमल करने की हतमी तजवीज़ दे दी है और आपको बताएं कि कानूनी टीम का कहना है कि पार्लियामेंट के मंजूर करदा कवानीन पर अमल दरामद हर इदारे पर लाजिम है। ये जो हतमी तजवीज़ दी गई है ये बड़ी अहम है और इस हवाले से कोई कानूनी मामलात क्या है, सूरत हाल क्या है, सीनियर एंकर पर्सन तजियाकार शादाब रियाज साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शादाब साहब, आपने वक्त दिया। सर, कानूनी मामलात हैं, आप बड़े बेहतर अंदाज में समझाएंगे। ये जो कानूनी टीम ने तजवीज़ दी है कि पहले तो उसने कहा जी इलेक्शन एक्ट में तरमीम मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट का हुक्म गैर मुअस्सर हो जाता है और मखसूस नशिस्तों पर मुअत्तल अरकान को बहाल कर दिया जाए, ये तजवीज़ उन्होंने साथ ही दे दी है। सर, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद फिर ये इलेक्शन एक्ट में तरमीम से क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला वाकई मुअत्तल हो जाता है, बेअसर हो जाता है, क्या क्या है इसमें? देखिए, इसमें एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है, वक्त देखना पड़ता है कि किस वक्त क्या फैसला आ रहा है और किस वक्त क्या तरमीम की जा रही है। ये जो मामला है ये काफी जब से स्टार्ट हुआ है तब से ही मेरा ख्याल है मुख्तलिफ तनाजात का शिकार है। पहले बेंच ने जो है वो एक 8 रुकनी बेंच ने जो है वो अपना हुक्म दिया, यानी कि मेजोरिटी बेंच ने हुक्म दिया। उसके बाद फिर कानून में तरमीम की गई, पार्लियामेंट में मामला लाया गया और उसके बाद फिर ये कहा गया, दोबारा इलेक्शन कमीशन ने भी रुजू किया सुप्रीम कोर्ट से कि जी आपके इन पॉइंट्स की वजाहत करें कि हम किस कानून के तहत पीटीआई को जो है वो सीटें दे दें। तो फिर उसके बाद जवाबी तौर पर जो है पार्लियामेंट ने कानून साजी कर दी। अब उस कानून साजी पर अमल दरामद नहीं हो रहा था इलेक्शन कमीशन की जानिब से। काफी देर से सरदार सादिक ने भी, आपको याद होगा, खत लिखा था और उसमें उन्होंने ये कहा था चीफ इलेक्शन कमिश्नर से दरख्वास्त की थी कि मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो है वो फैसला कर दें और वो फैसला यही था कि इनके पास जो है वो पीपल्स पार्टी और नून लीग वगैरह को जो जाएंगी। आज जो है उस पर एक मुशावरती इजलास हो रहा है, बड़ा अहम इजलास है, लेकिन इसकी टाइमिंग ये देखनी है कि आपको जेहन में है कि पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान में आइन के अंदर जो तरामीम है उसका मामला बहुत स्पीड से चल रहा है, वक्त कम और मुकाबला सख्त की तरह जो है वो दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर जो अहम चीज है वो ये है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब से जो हुकूमत कह रही थी कि मुलाकात हो रही है, काफी हद तक मंजूर वो कामयाबी भी हो गई। और मैं कल भी यही बात कर रहा था कि जो बेंच की बात की जा रही है, आईनी बेंच की बात की जा रही है, अगर वो आईनी बेंच का ही सिर्फ बात रखनी है तो फिर तो हुकूमत को इतना मलबा उठाने की जरूरत ही कोई नहीं है। वो तो कोई, क्योंकि उस बेंच की तश्कील के अंदर भी कैसे तश्कील होगी, वो कैसे काम करेगा। अब यहाँ पर जब डिबेट होगी यहाँ पर भी इख्तलाफ शुरू हो जाएगा। मौलाना साहब की रात को जो तहरीक इंसाफ की क़यादत के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, आपने देखा होगा काफी गुस्से में नजर आ रहे थे वो, काफी ज्यादा मतलब उनको ये भी इतराज था कि मेरी जो लोग हैं मेरी पार्टी के, उनको हरासा किया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, जिससे ये चीज समझ आ गई थी कि मौलाना तो अब जो है वो मजीद इसमें शायद वो ना चल सके इनके साथ। उसके बाद जैसे मैंने आपको कहा कि टाइमिंग भी बड़ी अहम है कि हर हालत में उसकी कानून साजी करनी है कि अगर कल को चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब आके अपने ओहदे का चार्ज संभाल लेते हैं तो हुकूमत को इस चीज का भी खौफ है कि
इलेक्शन ऑडिट ना करवा दें या इस तरह का कोई ऑर्डर ना आ जाए, तो वो तमाम चीजें उससे पहले करवाना जरूरी थी। आज ये इलेक्शन कमीशन का इजलास हो रहा है, अभी जैसे आपकी तरफ से ये खबर आई है कि इलेक्शन एक्ट पे अमल दरामद का जो हतमी तजवीज दी गई है और पार्लियामेंट की मंजूर करदा कवानीन पर अमल दरामद और इदारे पर जो है लाजिम है। देखिए, इदारों पे लाजिम बिल्कुल पार्लियामेंट का काम कानून साजी करना है, लेकिन उसी पार्लियामेंट ने इसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये इख्तियार दिया है कि जो कानून साजी पार्लियामेंट करेगी उसकी इंटरप्रिटेशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट करेगी। तो दोनों बाख्तियार हैं जी, दोनों पावरफुल हैं, किस पार्लियामेंट भी है, सुप्रीम कोर्ट भी है। मैंने जो बड़ा अहम पॉइंट जो मैंने आपसे यही चीज डिस्कस की कि भाई कानून साजी करना तो यकीनन पार्लियामेंट का काम है, लेकिन उसी की हुई कानून साजी की इंटरप्रिटेशन करना जो है वो सुप्रीम कोर्ट का काम है। अब इलेक्शन देखिए, इदारे एक तरफ है, अब ये इलेक्शन कमीशन की जानिब से अगर नोटिफिकेशन कर दिया जाता है और फिर कल तक जो है वो कानून साजी करके वो अपने एमएनए डाल के बीच में पूरे करके और वो कानून साजी करवा लेते हैं, तो फिर आगे फिर बात लड़ाई है, आगे आगे झगड़े है, मतलब पहले मुल्क आगे इस मामला को, मतलब इतने हालात खराब है इस चीज के ऊपर, रोज कोई ना कोई एहतजाज, रोज कोई ना कोई मसला मसाइल इस तरह का चल रहा होता है। ये भी सही चले, ये भी देख लेंगे अगर कल ये यहाँ पर कानून साजी भी कर लेते हैं और ये तमाम चीजें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के हलफ उठाने से पहले कर लेते हैं या उनका नोटिफिकेशन जारी करने से पहले ये कर लेते हैं, तो फिर भी तहरीक इंसाफ ये तो नहीं होगा, ना ही मौलाना हथियार फेंकेंगे कि वो कहें चलो जो हो गया चलो अब बाकी की जिंदगी अच्छी खुशी रहते हैं। वो यकीनन सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे और उस वक्त चीफ जस्टिस जो है वो मंसूर अली शाह साहब होंगे। अब ये भी मुमकिन है कि उस वक्त वहां से जब मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस साहब हों बने, वहां पर बेंच की तश्कील हो, वो बेंच इस तरह का हो कि मौजूदा हुकूमत को इतराज हो, फिर इलेक्शन ऑडिट की जो बात की जा रही है इस पे भी ये जो कानून साजी कर रहे हैं, जो फिर 8 जजों ने जो फैसला दिया हुआ है, जो मेजोरिटी जजेस ने फैसला दिया हुआ है, उस पर अमल दरामद करवाने के लिए यकीनन मंसूर अली शाह साहब या उनके जो 7 जज साहबान हैं उनकी भी कोशिश होगी कि जो एक सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है उस पर अमल दरामद कराएं। तो ये एक मतलब जो ऐसा लग रहा था स्टार्ट में कि जी चीजें थोड़ी सी स्मूथ हो जाएंगी, ऐसा तो कुछ नजर नहीं आ रहा। ये मामला आगे चलते जाएंगे, आगे मजीद इसके अंदर जो है वो जिगजैग की पोजीशन में आ जाएगी और मजीद मामला जो है वो खराब होंगे। तो अब किसी को ना तो हम सुप्रीम कोर्ट को रोक सकते हैं, ना हम हुकूमत को रोक सकते हैं, ना हम पार्लियामेंट को रोक सकते हैं। हम तो सिर्फ ये कर सकते हैं कि जो हो रहा है उसको रिपोर्ट करें और जो हो रहा है वो हम उसको मुकम्मल तौर पर रिपोर्ट कर रहे हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर मुझे एक बात ज़रा समझाइएगा कि सुप्रीम कोर्ट का एक तरफ फैसला है, दूसरी तरफ स्पीकर कौमी असम्बली हैं और सूबाई असम्बलियों के स्पीकर हैं, इन्होंने ख़त लिखे हैं, फैसला पावरफुल है या स्पीकर्स के खतूत पावरफुल हैं, क्या है? क्योंकि इनके खतूत के बाद ही जो इलेक्शन कमीशन है वो इन तजावीज़ की तरफ कानूनी टीम को बिठा के उनके साथ ये मामलात कर रहा है क्या? क्योंकि समझे ना सूरत हाल को, जैसे आपने भी कहा कि वो इधर से ताख़ीर का शिकार होता जा रहा है, इलेक्शन कमीशन जो है वो कोई ना कोई तावील पेश की जा रही है, कोई ना कोई मामला किया जा रहा है, तो ये असल में पावरफुल क्या है सुप्रीम कोर्ट? क्योंकि वो तो इदारा है। मैं आपको फिर भी अभी मैंने आपको यही बात बताई है, देखिए पावरफुल से ज्यादा इंपॉर्टेंट जो इस वक्त चीज है वो टाइमिंग की है। कानून साजी करना तो सुप्रीम पार्लियामेंट का काम है ही है। अब जिस टाइम पे कानून साजी की गई है ये एक क्वेश्चन मार्क है, या कानून साजी की जाएगी, या जिसमें इन्होंने जो अयाज सादिक साहब ने खत लिखा कि जी हमने ये कानून साजी कर लिया, अब आप इसके ऊपर जारी करें, वो किया है उस वक्त किया जब मेजोरिटी जजेस बेंच के 8 जज साहबान जो है वो ये फैसला कर चुके थे कि तहरीक इंसाफ को उनकी सीटें वापस कर दी जाएं। उस मौके पे कानून साजी की गई और उस मौके पर ये चीजों को खत्म करके अब ये लेटर लिख दिया गया। कानून जाहिर है सुप्रीम, मैं फिर वही बात करूंगा कि पार्लियामेंट की सुपरमेसी को कोई किसी किस्म को चैलेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन वही पार्लियामेंट कहती है कि सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन करनी है, कानून जो बनाया है उसको बताना है कि इसके अमल कैसे करना है, ये चलेगा कैसे। अब हम अगर आप सिर्फ आइन की बात कर लें तो जाहिर है फिर मैं उसका जवाब यही दूंगा कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट का काम है कानून साजी करना, लेकिन मैं वही बात कि जिसमें कानून साजी तो पार्लियामेंट ने करनी है, लेकिन वही पार्लियामेंट कहती है कि जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो ये बहुत सी चीजें हैं जो आगे चल के ये नहीं लग रहा कि कुछ स्मूथली चलती रहेंगी, आगे मसाइल
बढ़ते रहेंगे। यहाँ पर ये तो चले कानून साजी कर लेंगे, हो सकता है कि अब क्योंकि मौलाना साहब जो है वो उस पे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के ऊपर राजी हुए थे, हो सकता है कि अब क्योंकि मौलाना भी की जरूरत नहीं रहेगी इन सीटों के बाद, तो ये भी मुमकिन है कि वो कानून साजी की बजाय वो एक आईनी जो है अदालत ही बना दें, जो उनका पहले सोच थी। ये भी मुमकिन है कि जब 26 तारीख को जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो है वो अपने ओहदे का हलफ उठाएं, तो उससे पहले जो है ये जो 25 तारीख को जो है वो नए आईनी बेंच के जो है वो आईनी कोर्ट उसको तश्कील दे दिया जाए, जिस चीज से स्पीडी चीजें हो रही हैं। मतलब इससे तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। मतलब ये हुकूमत ने 4-5 ऑप्शंस अपने सामने रखे हैं, ये नहीं तो ये नहीं तो ये। जी बिल्कुल, हैपनिंग इतनी स्पीड से हो रही है कि अभी हम ये बात कर रहे हैं, हो सकता है कि जब 4 बजे तो सिचुएशन टोटली डिफरेंट हो गई हो, 4:10 पे फिर माहौल बदल गया हो। सर एक और मूवमेंट हुई है, मैं आपको भी आगाह करूं, नाज़रीन को बताऊं कि सेक्रेटरी कौमी असम्बली है ताहिर हुसैन, ये भी इलेक्शन कमीशन पहुंचे हैं और सेक्रेटरी कौमी असम्बली ताहिर हुसैन ने सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद से मुलाकात भी की है। मुलाकात में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक मामलात पर भी तबादला ख्याल किया गया और स्पीकर कौमी असम्बली पंजाब और सिंध असम्बली ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक जो इलेक्शन कमीशन को खुद लिखते थे उनके ऊपर भी बातचीत हुई है। तो सर ये देखें ना, वो मतलब राब्ते हो रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, उधर से इजलास भी जारी है और वहाँ पर भी किया जा रहा है। अच्छा अब सर एक और पॉइंट मेरे जहन में आ रहा है, तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि अगर इलेक्शन कमीशन ऐसा कोई फैसला कर देता है, ठीक है, अभी तो इजलास हो रहा है, तजवीज़ के ऊपर मतलब गौर व किया जा रहा है, वो भी देखेंगे सारे कानूनी पहलुओं को, नुक्तों को, फिर कहीं जाकर कोई फ़ैसला करेंगे। अगर ये इस तरह कर देते हैं कि जी बहाल कर देते हैं मुअत्तल अरकान को PTI को देने के बजाय, तो फिर क्या ये मामला दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में कोई चैलेंज कर सकते हैं या सुप्रीम कोर्ट तौहीन अदालत के ज़ुमरे में इसको ले सकती है? क्या होगा ये? देखिए जाकर मैं आपको वही बात तो बता रहा हूँ कि जिस स्पीड से चीजें की जा रही हैं, हो सकता है कि जब मंसूर अली शाह साहब आके बैठे अपने सीट के ऊपर, उस वक्त तक जो है वो सिचुएशन बदल गई हो, ऊपर आईनी कोर्ट बना दी गई हो, वहीं पर ये मामला फिर वहां पर एक और सवाल ये खड़ा हो जाएगा कि ये जो अगर कोई दूसरी जमात या तहरीक इंसाफ जाती है सुप्रीम कोर्ट, तो क्या वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की सुप्रीम कोर्ट में जाएगी या वो जो नई अदालत बनेगी या बेंच बनेगा उसके पास जाएगी? तो चीजें इतनी सीधी नहीं है जितनी नजर आ रही हैं। ये मामलात खराब होंगे। मैं आपको बताऊं, ये ना तो तहरीक इंसाफ सुकून से बैठेगी और ना ही मौलाना फजलुर रहमान साहब सुकून से बैठेंगे। रात को उनका जो अग्रेसिव रवैया था वो भी नजर आ रहा था, उनके पार्टी के जो लोग हैं उनको प्रेशर डालने की वजह से। तो अगर कोई ये सोचे कि जी कानून साजी हो जाएगी और सब हंसी खुशी रहने लग पड़ेंगे, तो ऐसी कोई चीज नहीं है। मतलब अभी सिचुएशन जिस स्पीड से तेज हो रही है, तो मैं बिल्कुल इसके हवाले से कुछ नहीं कह सकता कि शाम तक क्या मामलात होंगे। हो सकता है कि मौलाना फजलुर रहमान को दोबारा ये मनाने में कामयाब हो जाएं, हो सकता है मौलाना फजलुर रहमान इनके साथ अपनी सीटों के साथ इनके साथ आके खड़े हो जाएं। ये इतनी तेजी से इस्लामाबाद की सिचुएशन इस वक्त इतनी तेज है कि कुछ अंदाजा ही नहीं किया जा सकता। नजर के सामने से मंजर घूम जाता है, बदल जाता है। अभी तस्वीर कुछ है, अभी कुछ हो जाता है, बल्कि 660 की स्पीड से इस वक्त इस्लामाबाद की गाड़ी चल रही है। हाँ बिल्कुल सही। अच्छा सर, वैसे देखें जो मुफ्ती अब्दुल शकूर हैं, इनके जो सेनेटर हैं JUI के, अगर ये लापता ना होते तो हो सकता है इस वक्त सिचुएशन वाकई कुछ और होती, लेकिन ये मिसफायर हो गया कहीं ना कहीं से। अब एक हाथ से काम करने वाले हों, देखिए एक तरफ से एक बाइख्तियार होना, तो फिर चीजें होती है कि एक तरफ ये बिल्कुल मौलाना का गिला जायज है कि एक तरफ आप मौलाना को इंगेज कर रहे हैं, कहाँ आप सदर पाकिस्तान उनसे मिलने आ रहे हैं खाने पे, पार्टी के कायद मुस्लिम लीग नून के जो बड़े मियाँ साहब है, नवाज शरीफ साहब, वो बिलावल साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब, आप उनको इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं, और दूसरी तरफ ये कौन किस तरीके से हो रहा है कि उनके ही जो जैसे बकौल मौलाना के उनके बंदों को उठाया जा रहा है या धमकाया जा रहा है। ये तो समझने की जरूरत है कि ये क्यों हो रहा है ऐसे, कि एक तरफ जो मुल्क की क्रीम है प्रेसिडेंट, देखिए अगर हम आइन के हिसाब से, हम आइन की बात कर रहे हैं, तो हम आइन के हिसाब से प्रेसिडेंट जो है, पाकिस्तान का सदर जो है, वो आपका सरबराह है, वो आपका मतलब पूरे पाकिस्तान का हेड है, वो आपको मौलाना को इज्जत दे रहे हैं। फिर नवाज शरीफ साहब जो एक पार्टी के कायद हैं, जो हुक्मरान पार्टी है, बिलावल साहब है, वजीर आज़म खुद मौजूद है, तो फिर क्या ऐसा हुआ कि मौलाना के लोगों को थ्रेट किया जा रहा है या थ्रेट करने की जरूरत पड़ गई?
क्योंकि बजाय तो यही लग रहा था कि मौलाना माने पड़े थे, अगर उनके बंदे का तो मसला मसाइल ना हुए होते, उनको कोई थ्रेट ना किया गया होता या उनको लालच ना दिया गया होता, तो सूरत हाल डिफरेंट। और मौलाना के रवैये से लग रहा था कि जो उनके लोग हैं उन्होंने कहीं कहीं थ्रेट कबूल भी कर लिया, और शायद उन्होंने जो बात कर रहे थे ऑफर्स की जा रही हैं, शायद उनको कोई उधर से इतला मिली हो कि ऑफरें भी कबूल की जा रही हैं। तो अच्छा ये सर, तो मामला जी 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 जी। अच्छा सर, मुझे मुझे एक और पॉइंट आ रहा है। देखिए, कौमी असम्बली का और सेनेट के इजलास आज भी होने हैं शाम 6 बजे। जो एजेंडा जारी किया गया उसमें आईनी तरमीम नहीं है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि सप्लीमेंट्री एजेंडे के तौर पे आईनी तरमीम लाई जा सकती है। मतलब ये कि जैसे पिछली दफ़ा इजलास बुलाए गए थे, हुकूमत ने कहा जी हमारी तैयारी है, नंबर पूरे हैं, सारा कुछ है, फिर एकदम से मौलाना फजल रहमान नहीं माने, और इस बार भी सेम वही सिचुएशन चल रही है। देखिए, इसमें ये जरूरी नहीं है कि जो आप करना चाह रहे हो वो एजेंडे के अंदर लेके आए। अगर अच्छा। आप ये आइन में तरमीम करना चाह रहे हैं, आप ये मेरे ख्याल में बगैर एजेंडे के भी अचानक भी पेश कर सकते हैं। ये माजी में भी इस तरह की कई नजीरें मिलती हैं, और आज भी ये इस चीज का हो सकता है कि वो एजेंडे में डाल के अगर वो बैकफुट पे जाते हैं तो जाहिर है ज्यादा इंसल्ट होती। तो एजेंडे में ना डाल के ज्यादा बेहतर है कि अगर किसी वक्त भी उनको फील हो, इशारा मिले कि हमारे नंबर पूरे हो गए हैं, तो वहां पर कोई मिनिस्टर खड़ा होके, कोई भी खड़ा होके वो तरामीम पेश करे। उसको स्पीकर का बाइख्तियार है, स्पीकर उसको टेकअप कर सकते हैं, और स्पीकर उसी पर राय शुमारी भी करा सकते हैं। सर, कोई और कुव्वतें तो नहीं है जो इधर, मतलब ये जहां पैचअप के लिए होने जा रही है बात, तो उधर से मौलाना के बंदों के साथ छेड़खानी करके फिर मामले को फिर दोबारा से वो गंभीर बना दिया, फिर चक्कर दे दिया गया सारा कुछ, और मामला तो नहीं है इसमें? जहाँ साहब कौन से और मामला की बात कर रहे हैं? मैं तो जितना बता सकता था, सर मुझे क्या पता, मैं तो जितना बता सकता था अपनी हदूद में रहते हुए, मैं उतना तो आपको बता चुका हूँ। कि देखिए, मैं फिर एक दफा वही बात रिपीट कर देता हूँ कि ये क्या वजह है, क्या ऐसा हुआ कि पाकिस्तान का जो हेड ऑफ स्टेट, सदर पाकिस्तान, एक हुक्मरान पार्टी का कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, एक पीपल्स पार्टी बड़ी जमात का जो लीडर बिलावल भुट्टो जरदारी, फिर वजीर आजम, चीफ एग्जीक्यूटिव मुल्क का, वो मौलाना को इज्जत दे रहे हैं, और पीछे से बंदे उनके धमकाए भी जा रहे हैं और उठाए भी जा रहे हैं। तो ये थोड़ा सा जो है ना, यहाँ पर इनसे मिस फायर हो गया है इनसे, और मेरा ख्याल है टेक्निकल गलती की और मौलाना को दराज कर बैठे हैं। ठीक।